नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज के सत्र में आज है 27 अगस्त 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो कि हमारे लिए होते हैं उपयोगी। तो इसमें टॉपिक्स जो हैं, आज है संडे, तो डेफिनेटली एडिटोरियल तो नहीं मिलेंगे, संपादकीय नहीं है, तो हम कुछ न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस क्रम में हमारे पास जो पहला न्यूज़ है, आज हम न्यूज़ को कवर करेंगे तो चूँकि संपादकीय नहीं होते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है वो है पुअर क्वालिटी मिड डे मील, एलओपी अर्जेज एलजी टू सेटअप प्रो पैनल। यहाँ पे हमें जानना ये है कि पुअर क्वालिटी मिड डे मील की यहाँ चर्चा की गई है, तो आखिर ये मिड डे मील स्कीम क्या है और मिड डे मील को लॉन्च क्यों किया गया था, इसके क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मिड डे मील, जिसे कि हम कहते हैं मध्याह्न भोजन योजना, तो मध्याह्न भोजन योजना जो है, इसका एक तरह से बच्चों से संबंधित समस्याएं जो हैं उसको निदान के लिए, कुपोषण के लिए, सर्व शिक्षा अभियान को मजबूती देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इसको स्टार्ट किया गया था। अभी रिसेंट में क्या हुआ, 70 स्टूडेंट जो हैं बीमार पड़ गए दिल्ली के सरकारी स्कूल में संगरपुर में मिड डे मील खाने से, तो उसकी पुअर क्वालिटी को लेकर के थोड़े सवाल उठे हैं, तो पुनः ये चर्चा में आ गया है। तो यहाँ समझने की बात ये होती है कि मध्याह्न भोजन योजना जो है, इसकी स्टार्टिंग शुरुआत जो है 1995 में की गई थी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन के एम को प्राप्त करने के लिए ये विश्व का एक तरह से सबसे बड़ा विद्यालय भोजन या विद्यालय खाद्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, विद्यालय में जो नामांकित बच्चे होते हैं कक्षा 1 से 8 तक, उन बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उसमें अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को पका हुआ भोजन जो है वो प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य वही है जिसे मैंने बताया कि भूख कुपोषण को समाप्त करना। कुपोषण यानी कि सही से जो खाना उचित मात्रा में, उचित आहार जो है, उचित पोषण नहीं मिल पाता है, भूखमरी कुपोषण को समाप्त करना। स्कूल में नामांकन और जो प्रेजेंस है उसमें वृद्धि करना। जातियों के बीच जो है सामाजिकरण लाना, उससे सुधार करना। विशेष रूप से महिलाओं को ज़मीनी स्तर पर एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना। गुणवत्ता की जांच भी होती है, खाद्य सुरक्षा भी इसके अंतर्गत निहित है। तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी मिड डे मील के तहत। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हालांकि देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं इसको लेकर के। अभी हाल ही में जो पुअर क्वालिटी मिड डे मील है उसका मुद्दा उठा है, तो कुछ समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन फिर भी यह कार्यक्रम जो है एक तरह से मजबूती के साथ चल रहा है और अपने उद्देश्यों में सफल हो भी रहा है। हम नेक्स्ट न्यूज़ को ले लेते हैं। फिर अगला न्यूज़ है कि टेंजिबल हेरिटेज इज़ द हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, सेज मोदी। अभी आप सभी को पता होगा कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं वो ग्रीस से सीधे पहुँचे इसरो, वहाँ संबोधित किया वैज्ञानिकों को। और उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठकों को संबोधित किया, उसी को लेकर चर्चा की गई है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि टेंजिबल हेरिटेज इज द हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, कि जो मूर्त विरासत हैं किसी देश की, है ना, वो क्या है, इतिहास है और उस देश का परिचय है एक तरह से, पीएम मोदी ने कहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल द G20 कल्चर मिनिस्टर, सभी जो G20 के जो एक तरह से संस्कृति मंत्री थे, उनकी बैठक हुई थी वाराणसी में। वहाँ प्रधानमंत्री ने क्या किया, कॉल्स फॉर रेस्टिट्यूशन कल्चरल प्रॉपर्टी, ऑब्जर्विंग दैट पीपल हैव द राइट टू एक्सेस एंड एन्जॉय देयर कल्चर हेरिटेज। इसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि लोगों के पास जो है अपनी जो है विविधता जो है, अपनी संस्कृति जो है, जो अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको एक्सेस करने का, उसको प्राप्त करने का पूरा अधिकार है और लोगों को इससे वंचित नहीं होना चाहिए। अभी आप सभी को पता होगा कि G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत के पास है, तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और अभी ये चल ही रहा है कि कुछ मंत्रियों, कुछ जो संबंधित विभाग हैं उसके मंत्रियों की बैठक प्रायः होती रहती है। और ये जो है एक तरह से देखा जाए कि उन्होंने संबोधित किया G20 कल्चर्स मिनिस्टर को। उन्होंने कहा कि जो भारत जो है ऐसी कई सारी कलाकृतियाँ लाया है। आप सबने न्यूज़ में देखा होगा कि भारत जो है पुराने समय में जो कलाकृतियाँ भारत से बाहर चली गई थी वो वहाँ से वापस लाया है। ये कलाकृतियाँ जो हैं हमारी प्राचीन सभ्यता की महिमा को दिखाती हैं
और मूर्त विरासत का न केवल भौतिक मूल्य होता है बल्कि किसी राष्ट्र का इतिहास और पहचान भी ये होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं G20 नेशंस अराइव एट अ कंसेंसस ऑन इशू ऑफ कल्चरल हेरिटेज। जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, उस पर के मुद्दे पर सहमति बनी G20 नेशंस के बीच में, G20 राष्ट्रों के बीच में, उसको लेकर चर्चा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज कब लेंगे अब हम, चाइना सेंड्स एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स ताइवान आफ्टर यूएस ओकेज आर्म्स सेल। यूएस ने जैसे ही आर्म सेल यानी हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी ताइवान के संबंध में, तो चीन ने क्या किया, अपने एयरक्राफ्ट को ताइवान की ओर भेज दिए। अब ये ताइवान और चीन के बीच जो एक तरह से तू मैं है या फिर विवाद है, एक तरह से कन्फ्लिक्ट है, कोई बड़ी बात है नहीं। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, 32 एयरक्राफ्ट फ्रॉम पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की सेना का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके 32 एयरक्राफ्ट जो हैं, एक तरह एयरक्राफ्ट यानी कि जो युद्धक विमान हैं, एंड 9 वेसल्स फ्रॉम द नेवी, और नौसेना के 9 पोत ये देखे गए उसके आसपास, ताइवान के आसपास। ये डिफेंस उसके मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है कि 24 घंटे में इस तरह की हरकतें चीन की ओर से हुई हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन सैटरडे दैट चाइना सेंड डोजेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स टुवर्ड द आइलैंड जस्ट एज आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव्ड अ $5 मिलियन आर्म्स सेल टू ताइवान। लेफ्ट साइड में आप पढ़ सकते हैं, जैसे ही यूएस ने 500 मिलियन के आर्म सेल बिक्री को, ताइवान को जो बिक्री होनी है उसको मंजूरी दी, तो चीन ने धमकाते हुए अपने युद्धक विमानों और जो नेवी पोत हैं उसे भेज दिए। तो हालांकि अगर देखा जाए, टकराव वर्तमान में किसी समस्या का समाधान नहीं है, और ताइवान को जो है वो चीन जो है वो अपना भाग मानता है, लेकिन ताइवान की अपनी विदेश नीति है, अपनी सरकार है, अपनी सेना है। आप यहाँ देख सकते हैं, अ फाइल फोटो ऑफ 2 चाइनीज Su-30 फाइटर जेट्स टेकिंग फ्रॉम एन अनस्पेसिफाइड लोकेशन टू फ्लाई अ पेट्रोल ओवर द साउथ चाइना सी। आप देख सकते हैं चीन के जो 2 Su-30 फाइटर जेट हैं, ये अनस्पेसिफाइड यानी लोकेशन का पता नहीं है, इस लोकेशन से उड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, कहाँ के लिए, तो साउथ चाइना सी पर पेट्रोल करने के लिए, निगरानी के लिए, उसको लेकर चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने ताइवान और चीन वाला मुद्दा देख लिया कि ताइवान और चीन के बीच, हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है, अब भारत को या किसी भी देश को इससे अवगत रहना ही पड़ता है, इस पर नज़र रखनी होती है, हम सभी को भी जानकारी इसकी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ को हम देखते हैं। इस न्यूज़ को देखें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में बी गेटिंग टू हॉट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ देखें कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट्स हैं यानी उष्णकटिबंधीय जो जंगल हैं, उसमें जो पेड़ हैं, तो इसमें जो पत्तियां हैं, तो ये क्या है, उसका छोटा सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकतम तापमान सीमा जो है उसके करीब लगभग पहुंच रहा है। यानी कि देखो, आप समझो कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधों जिस प्रकार हम भोजन बनाते हैं, तो पौधे भी सूर्य के प्रकाश, उसके बाद जल आदि की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, अपने लिए खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है, अगर मान लो ये ज़्यादा हॉट हो जाएगा, अगर ये जंगल ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होगी। तो नेचर में एक पत्रिका है जिसमें रिसर्च वगैरह प्रकाशित होते हैं, उसमें वही आप लेफ्ट साइड से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड से, उसमें प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है, अनुमान के अनुसार वर्तमान में सभी पत्तियों का लगभग 0.01% जो ये भाग है वो इस तापमान को लगभग समझो आप पार कर गया है, बहुत हल्का। लेकिन उष्णकटिबंधीय पेड़ों में संभावित जो तापमान है उसकी सीमा में अनिश्चितताएं हैं। हालांकि ये तापमान वृद्धि का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, तो ये जो एक क्षेत्र है, इसमें जो पौधे हैं या पादप जो हैं, जो पेड़ हैं, तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, इनकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पर असर पड़ेगा और ये भोजन बना पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक ये पेड़, ये पादप समाप्त हो सकते हैं। तो किसी भी दृष्टिकोण से ये सही नहीं है, उसको लेकर चर्चा यहाँ पर की गई है। ये एक तरह से क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है। नेक्स्ट न्यूज को हम देखते हैं अब, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज फॉलोइंग कोविड-19 के बाद जो दीर्घकालीन जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसको लेकर चर्चा की गई है। अगर आप लेफ्ट साइड से पढ़ें, इन मई 2023 WHO डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी फेज ऑफ द
पैंडेमिक टू बी ओवर। अभी देखो ये मई 2023 का ही महीना था, 23 नहीं अभी इस साल को ही WHO ने कहा कि जो कोविड का जो इमरजेंसी जो आपातकालीन चरण था वो ख़त्म हो गया है, कोविड-19 अब नहीं रहा। हालांकि छोटे मोटे केस तो आएंगे, लेकिन इसे आपातकाल के एक तरह से श्रेणी से हटाने जा रहे हैं वो। हालांकि कोविड-19 जो चला गया, लेकिन कई तरह की समस्याएं छोड़ गया। जैसे कि अगर देखा जाए तो कोविड-19 से जो लोग प्रभावित हुए हैं तो उनमें और भी कई तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं। कोविड-19 का प्रभाव जो है, चाहे आपके ब्लड वेसल हैं, चाहे एक तरह से या फिर हार्ट है, हृदय है, या फिर नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, इस सब पर पड़े हैं। और ये क्वेश्चन एक तरह से सवाल उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं आने वाले स्वास्थ्य चिंताओं को लेकर। कई सारे रिसर्च हुए, उसमें ये बात पता चली है। जैसे कि एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि स्मोकिंग का कैंसर से संबंध है, ये काफ़ी रिसर्च के बाद प्रमाणित हुआ था। इसमें जो स्मोकिंग करते हैं, जो नहीं करते हैं और जिनको बीमारी हुई, उन सब के बीच एक लंबा दीर्घकालिक अध्ययन किया गया। तब ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया कि जो स्मोकिंग है वो कैंसर का कारण बनता है। तो कोविड के मामले में जो कोविड से जो बीमारियां हो रही हैं, कोविड से जो लोग उभर चुके हैं उनमें जो बीमारियां हो रही हैं, तो उसको लेकर डायरेक्ट सीधा कोई ज़्यादा अध्ययन तो है नहीं। लेकिन जो कोविड एक तरह से नई बीमारी ही है कोविड-19, लेकिन समय की आवश्यकता है कि कुछ निश्चित आंसर ढूंढे जाए, डेफिनेट आंसर ढूंढे जाए इसके लिए। हालांकि जो डेटा है जो वो इसके लिए हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम लिंक स्थापित कर सकें कि जिस प्रकार से हार्ट संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं, तो क्या कोविड-19 से हुए प्रभाव इसके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं हैं। तो ये स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक है, उस स्वास्थ्य संबंधी चर्चा है। इसको आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा, आप इसे डिटेल में पढ़ें, समझें। नेक्स्ट न्यूज को हम देखते हैं अब। PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रायः सभी के खाते इसमें हैं, सभी घर से, प्रायः सभी घर से 2-3 खाते तो होंगे ही। इससे संबंधित कुछ न्यूज आई है कि अकाउंट सरपास 50 करोड़, इसका जो 50 करोड़ क्रॉस कर गया, डिपॉजिट टच 2 लाख करोड़, इसमें जो जमा हैं वो 2 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसको हम पढ़ेंगे कि आखिर ये जनधन अकाउंट क्या है, लेकिन देख लें एक बार इसमें वृद्धि किस प्रकार से हुई है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि दीज अकाउंट्स हैव मोर देन डबल्ड ओवर पास्ट 52 मंथ्स फ्रॉम 96,107 करोड़ इन मार्च 19। अब देखें यहाँ पे कि अकाउंट डिपॉजिट्स जो इन अकाउंट में है ना, वो पिछले 52 महीनों में डबल हो गए हैं। जो कि पहले मार्च जो 19 हमारा था 2019, उसमें ये था कितना 96,107 करोड़, अब उसका डबल हो चुका है। सेज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी जोशी, जो फाइनेंशियल वित्तीय सेवाओं के सचिव हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है मंत्रालयों के साथ काम कर रही है कि जो खाताधारक हैं इसका समुचित इस्तेमाल कर पाएँ। अब हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है और इसकी लॉन्चिंग क्यों की गई थी, इससे क्या तात्पर्य है, इसके क्या बेनिफिट रहे हैं। गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन यानी वित्त जो है सभी तक पहुँचे, उसको बेहद महत्वपूर्ण माना है। यदि लोग बड़ी संख्या में इन वित्तीय सेवाओं से वंचित रहेंगे तो हमारे देश के विकास में बाधा बनेगा ही है। तो नागरिकों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने, सशक्त बनाने के लिए प्रयास की आवश्यकता थी और सरकार ने इस मामले में पहल की। और इस प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक तौर पर लाल किले से की गई, ठीक है, जिसका शुभारंभ जो है स्टार्टिंग जो है 28 अगस्त 2014 को हुआ। तो इसमें यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इसका स्टार्ट किया, इसकी घोषणा की। अब समझते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। यह वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी सभी को वित्त पहुंचे, इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, नेशनल मिशन है। इसका उद्देश्य है बैंकिंग, बचत, जमा खाता, पेंशन, ऋण, बीमा, पेंशन आदि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी लाभार्थी तक पहुँचाना। इस योजना के तहत तो बैंक खाते खोले जा सकते हैं, तो ये किसी बैंक में जाके खोले जा सकते हैं। उसके कई सारी फैसिलिटीज़ जो हैं इसमें मिलती हैं। जमा राशि पर ब्याज मिलता ही है, 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता ही है। मिनिमम बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि एडवाइस दी जाती है कि आप कुछ रुपये रखें, क्योंकि रुपये कार्ड यूज करते हैं तो रुपये कार्ड पे चार्ज शायद लगते हैं। ₹30,000 तक का जीवन बीमा मिलता है,
भारत में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं आप उस सबसे। 6 माह तक आप खातों में संतोषजनक परिचालन कर लेते हैं तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, यानी पैसे या मिलती है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं फिर भी आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। दुर्घटना बीमा रुपए कार्ड 45 दिन में कम से कम एक बार इस्तेमाल करेंगे तो दुर्घटना बीमा कंटिन्यू रहेगा। प्रत्येक परिवार के एक खाते विशेषकर महिला खातों में 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। कई सारी फायदे हैं इसके। तो सरकार चाहती है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाएं, वित्त को सभी तक पहुंचाएं और उसी के लक्ष्य के अनुरूप ये किया गया है। तो आज के टॉपिक्स में हमने चर्चा की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ की जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहे। ठीक है, तो आप इसे समझे होंगे आशा है। हालांकि कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।